दोस्तों एक बंदा है, मैंने उसका अभी पीछा किया, वो भाग गया। वो यहाँ आके क्या करता है, जैसे कल मैंने आपको बताया कल वाले वीडियो में, शिकारी जाल बिछाता है, मतलब तार के, जिसमें मोर बटेर खरगोश कुछ भी फंस जाए तो उनको उठा के ले जाता है। अभी मैंने उसको देखा तो वो भाग गया। फिर स्लिप हो रहा है। महादेव, शंभुनाथ, भोलेनाथ, चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाकी साई आपकी जय हो, बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो, नमः पार्वती पति हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय भवानी। उधर मंदिर से भी जयकारे लग रहे हैं क्योंकि आज सोमवार है। दोस्तों देखो हम कहाँ आ गए। अब हमको उधर चलना है, वही हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, ठीक है। तो क्या करें, आज इधर से चलते हैं नीचे की तरफ से। दोस्तों देख लो डमरू का नाद हो रहा है। चलो अब अपने इधर से नीचे उतरते हैं, ठीक है। इधर से उतरेंगे, देखो पसीना हो गया। बहुत ध्यान से उतरना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा अजीब है। उधर से चढ़ना अपने को, इसके लिए इधर से जाना ठीक रहेगा। ये ठीक रहेगा, काटे हैं थोड़े से। ये रहा रास्ता, क्योंकि यहाँ से मैं 2-4 बार नीचे आ गया हूँ तो मुझे पता चल गया है। आ गया हम ऊपर। अभी बैग को मैंने छुपा रखा है कहीं पे। पहले भोले बाबा के मंदिर चलेंगे।
आरती हो रही है महादेव की। डमरू बज रहा है। यहीं आना है वापस। हाँ हाँ हाँ। महादेव की आरती हो रही है। मंदिर तक हम आ गए। सोमवार है। देखो श्रृंगार चल रहा है भोले बाबा का। तो देख लो केदार भैया श्रृंगार कर रहे हैं। हर बार सोमवार को करते हैं सारी मित्र मंडली। श्रृंगार हो रहा है, त्रिपुंड बना रहे हैं। पति पते महादेव भोले शंकर जय बोलेगी। चलो हम कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है। अब की बार उसी घरी नजर आया तो फिर उससे अलग तरह से बात करनी पड़ेगी इस साले से। आप अच्छे हो लेकिन पूरी दुनिया अच्छी नहीं है। आप अगर जीवों से प्रेम करते हो तो देखो ये इस तरह के बांस में वो लगाता है तार। हमारा पूरा राउंड हो गया। यूं गए, यूं घूम के यूं आ गए। चलो बैग ले लेते हैं मित्रों। पहले ध्यान करेंगे क्योंकि लगभग 8 बजने वाली, 5 मिनट कम रह गए। तो 8 से 9 तक 1 घंटा हम ध्यान में बैठेंगे, ठीक है मित्रों। आज हम एकदम नई जगह पर आए हैं। आज यहीं बैठ के ध्यान करेंगे। तीसरी विधि की बात करते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र की, जो श्वास की एक विधि है जिसकी हमने कल बात की थी। उसका प्रयोग आज करेंगे। भगवान शिव क्या कह रहे हैं? जब कभी अंतःश्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। कल हमने इसको पढ़ा था और गहरे में ओशो ने इसको इस तरह समझाया है कि जब श्वास आती है तो तुम्हारे केंद्र से टकराती है। केंद्र अपना नाभि है, यहाँ ये नीचे यहाँ से टकराती है तो नाभि को और काम केंद्र को स्पर्शित करती है वो। तो उस केंद्र को महसूस करो मित्रों। श्वास धीमी लेकिन गहरी होती है और अपने केंद्र से टकराती है। तो हम नाभि के प्रति होशपूर्ण रहेंगे और 1 घंटा ये प्रयोग करेंगे। जब आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, मतलब एक दूसरे के अंदर, मतलब ना तो जब श्वास आ रही होती है ना जा रही होती है, वो जो एक क्षण होता है ना ठहरने का, ये केंद्र पे वो टकराती है। इस तरह इसको ओशो ने समझाया। तो ये प्रयोग अभी हम 1 घंटा करेंगे। हमारी श्वास को बहुत ध्यान से हम देखेंगे और बहुत प्यार से ये प्रयोग करेंगे। चलो 1 घंटे के लिए बैठते हैं। सूर्यदेव को जल का अर्पण बाद में करेंगे क्योंकि अभी दिख ही नहीं रहे हैं। मित्रों, समय का जो चौथा आयाम है वह ध्यान में आपको महसूस नहीं होता है। जितना ध्यान गहरा होगा उतना ही वो कम महसूस होगा। अभी 1 घंटा निकल गया लेकिन हमको पता नहीं चला। अभी तक सूर्यदेव आए नहीं हैं, कोहरा छटा नहीं है, लेकिन हम फिर भी अब सूर्यदेव को जल अर्पण कर देते हैं, उनको साक्षी मान के। इस प्रकाश को, इस रोशनी को उनका साक्षी मानते, क्योंकि ये प्रकाश जो है उनकी वजह से है। भले ही सूर्यदेव बादलों के पीछे छुपे हैं लेकिन वो आ गए। तो सूर्यदेव को जल का अर्पण कर देते हैं। ओम सूर्यदेवाय नमः। हे सूर्यदेव, आपकी जय हो। मित्रों, सूर्यदेव को जल का अर्पण कर दिया। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे, उनका जल से अभिषेक करेंगे और फिर मस्तक पर तिलक धारण करेंगे चंदन का, और वहीं बैठकर 30 मिनट माला जप करेंगे। मित्रों, कोहरा अभी तक छटा नहीं है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं ओंकारात्मक वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। हे चंद्र आपकी जय हो, बिना खस्ता आपकी जय हो, मेरे भोलेनाथ आपकी जय हो, चंद्रमौली आपकी जय हो। तो मित्रों 30 मिनट भोले बाबा के सानिध्य में बैठ के हमने माला जप की और हमारी चांटिंग हो गई है। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, चबूतरे पे चलेंगे जिस पे हम रेगुलर बैठते थे, और वहीं बैठकर हम विज्ञान भैरव तंत्र को थोड़ा आगे पढ़ेंगे क्योंकि कोहरा अभी एकदम साफ़ हो गया है। तो यहाँ से अब चलते हैं। महादेव आपकी जय हो, शंभू बाबा आपकी जय हो, भोलेनाथ आपकी जय हो, बारंबार आपकी जय हो। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र पर सदगुरु ओशो ने 80 प्रवचन दिए। उन सबको 5 किताबों में संकलित किया गया है। मेरे हाथ में जो आप किताब देख रहे हैं वो उसका प्रथम खंड है जिसका नाम है तांत्रिक शुद्धि का आधार। तो आज हम किसी नई विधि के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी हमारी तीसरी विधि चल रही है, उसका आज पहला दिन था। आज हम खाली एक प्रश्न लेंगे जो शिष्य ने ओशो से पूछा था। प्रश्न क्या है वो समझिए। कृपया करके मनन, एकाग्रता और ध्यान का अर्थ बताइए। क्या पूछा है? कृपा करके मनन का, एकाग्रता का और ध्यान का अर्थ बताइए। तो ओशो क्या कहते हैं, अब ध्यान से सुनिए। मनन का अर्थ है विचारना, दिशाबद्ध विचारना। हम सब विचार करते हैं लेकिन वह मनन नहीं है। वह विचारना दिशा रहित है, अस्पष्ट है, कहीं जाता हुआ नहीं है। असल में हमारा विचारना मनन नहीं है बल्कि फ्राइडवादियों की भाषा में उसे एसोसिएशन कहना चाहिए। तुम्हारे अनजाने ही एक विचार दूसरे विचार को जन्म दिए जाता है। एसोसिएशन के कारण ही तुम्हारा एक विचार अपने आप ही दूसरे विचार पर चला जाता है। मित्रों, इस बात को ओशो एक बहुत ही अलग तरह का उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एक कुत्ते को गली पार करते देखते हो। जिस क्षण तुम कुत्ते को देखते हो तुम्हारा मन कुत्तों के संबंध में सोचने लगता है। कुत्ता तुम्हें ले चला और फिर मन में अनेक एसोसिएशन होने लगते हैं। जब तुम बच्चे थे तुम एक विशेष कुत्ते से डरा करते थे। उस वक्त वह कुत्ता तुम्हारे मन के अंदर उभर आता है और उसके साथ तुम्हारा बचपन चला जाता है, और फिर उसके बाद तुम कुत्ते को भूल जाते हो और एसोसिएशन के प्रभाव के कारण तुम अपने बचपन के संबंध में दीवा स्वप्न देखने लगते हो, और फिर बचपन के साथ जुड़ी हुई अनेक चीज़ें आती है और तुम उनके बीच चक्कर काटने लगते हो। इस तरह से विचार का एक क्रम शुरू होता है जिसको फ्राइडवादियों की भाषा में एसोसिएशन कहा गया है। जैसा कि हम सब सोचते हैं, किसी एक चीज़ को देखते हैं, हमारा मन उसके अंदर घुस के फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन मनन बहुत अलग चीज़ है। अब क्या कह रहे हैं ओशो? जब तुम्हें फुर्सत हो तो तुम सोचने से पीछे चलो, विचारने से पीछे हटकर वहाँ जाओ जहाँ से विचार आया है। एक एक कदम पीछे हटते जाओ और तब तुम पाओगे कि वहाँ कोई दूसरा विचार था जो इस विचार को ले आया और उनके बीच कोई संगति नहीं है। मतलब हमारे जो थॉट प्रोसेस है ना, उसके बीच कहीं कोई तारतम्य नहीं होता। पता नहीं कहाँ से क्या क्या मतलब अपने दिमाग में आए जा रहा है और ये लगातार चलता रहता है। अब तुम ध्यान दे के सोचो, तुम्हारे बचपन के साथ इस गली के कुत्ते का क्या लेना देना? कोई संगति नहीं है, सिर्फ मन का एक एसोसिएशन है। क्या कह रहे हैं? अगर मैं गली पार करूं तो वह कुत्ता मुझे मेरे बचपन में नहीं ले जाएगा, कहीं अन्यंत्र ले जाएगा, किसी तीसरे व्यक्ति को वो कहीं और ले जाएगा। हर एक आदमी के मन में एसोसिएशन की एक श्रृंखला है। कोई भी घटना एसोसिएशन की श्रृंखला से जुड़ी हुई है, तब मन कंप्यूटर की भांति काम करने लगता है। तब एक चीज से दूसरी चीज पर और दूसरी चीज से तीसरी चीज पर वो चला जाता है, और यही तुम दिन भर करते रहते हो। जो भी तुम्हारे मन में आए उसे ईमानदारी से एक कागज के टुकड़े पर लिख कर देखो। क्या कह रहे हैं? जो भी विचार तुम्हारे मन में आते हैं उनको ईमानदारी से कागज के ऊपर लिख कर देखो, और अगर तुमने ईमानदारी से लिखा तो तुम खुद हैरान हो जाओगे कि ये क्या चल रहा है मेरे मन के अंदर और ये किस तरह के विचार मेरे मन में आ रहे हैं। दो विचारों के बीच कोई संबंध नहीं है और तुम इसी तरह के विचार करते रहते हो। तुम इसे विचारना कहते हो। ये सिर्फ एक विचार का दूसरे विचार के साथ एसोसिएशन है और तुम उसके साथ बहे जा रहे हो। अब मनन को कैसे समझा रहे हैं? विचार तब मनन बनता है जब वह एसोसिएशन के कारण नहीं, निर्देशन के कारण चलता है। अगर तुम किसी खास समस्या पर काम कर रहे हो तो उस वक्त तुम सब एसोसिएशन की श्रृंखला को अलग कर देते हो और उसी एक समस्या के साथ गति करते हो। अगर तुम किसी खास समस्या पर काम कर रहे हो तो तब तुम अपनी एसोसिएशन की श्रृंखला को अलग कर देते हो और उसी एक समस्या के साथ गति करते हो। तब तुम अपने मन को निर्देश देते हो। मन तब भी इधर उधर से किसी पगडंडी से किसी एसोसिएशन की श्रृंखला को पकड़कर भागने की चेष्टा करेगा, लेकिन तुम सभी अन्य रास्तों को रोक देते हो और मन को एक मार्ग से ले चलते हो। तब तुम अपने मन को दिशा देते हो। किसी समस्या में संलग्न एक वैज्ञानिक
मनन में होता है। क्या कह रहे हैं? किसी समस्या में संलग्न हुआ वैज्ञानिक मनन के अंदर होता है, वैसे ही किसी समस्या में उलझा हुआ तार्किक या गणितज्ञ मनन करता है। जब कवि किसी फूल पर मनन करता है तब शेष संसार उसके मन से ओझल हो जाता है। तब दो ही चीज़ें होती है, फूल और वो कवि, और तब कवि और फूल एक साथ यात्रा करते हैं। रास्ते के किनारे अनेक चीज़ें आकर्षित करेगी, लेकिन वह अपने मन को कहीं नहीं जाने देता। मन एक ही दिशा में गति करता है, क्योंकि मन अब निर्देशित हो गया है और वो एक ही दिशा में गति कर रहा है। ये मनन है। विज्ञान मनन पर आधारित है। क्या कह रहे हैं? इसको मनन कहते हैं, और विज्ञान जो है पूरा मनन पर आधारित है। कोई भी तार्किक विचारना मनन है, उसमें विचार निर्देशित है, दिशाबद्ध है, विचार की दिशा निश्चित है। सामान्य विचारना तो व्यर्थ है, मनन तर्कपूर्ण है, बुद्धिपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? सामान्य विचारना तो व्यर्थ है। जैसे हम सोचते हैं ना, जिस तरह हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी एसोसिएशन के हिसाब से हम सोचते हैं, एक से दूसरे पे चले जाते हैं और दोनों के बीच कोई तारतम्य नहीं है। लेकिन उसके बाद आती है एकाग्रता, फिर है एकाग्रता। एकाग्रता एक बिंदु पर ठहर जाना है, ये विचारना नहीं है। एक बिंदु पर होने को एकाग्रता कहते हैं। सामान्य विचारणा में मन पागल की तरह गति करता है। मनन में पागल मन निर्देशित हो जाता है, जहाँ तहाँ जाने की छूट उसको नहीं मिलती है। एकाग्रता में मन को गति की छूट नहीं रहती। साधारण विचारणा में मन कहीं भी गति कर सकता है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल थॉट प्रोसेस है ना, जिसमें हम मेंढक की तरह इधर से उधर उछलते रहते हैं, और कभी भी हमारे दो विचारों के बीच में तारतम्य नहीं होता। एक जो विचार आ रहा है, उसके बाद जो दूसरा विचार आ रहा है, उन दोनों में कोई अंतर संवेदना नहीं है। उसके कारण अब ये कैसे समझा रहे हैं इस चीज़ को, कि इसके बाद आता है एकाग्रता, जहां आप किसी एक विचार पर ठहर गए हो और उस पर ही बिल्कुल तरीके से ठहरे हुए हो। और इसके बाद आता है ध्यान, जो बहुत आगे की बात है, बियॉन्ड बात है। मनन के अंदर वह किसी दिशा विशेष में ही गति कर सकता है। एकाग्रता में वह कहीं भी गति नहीं कर सकता। एकाग्रता में उसे एक बिंदु पर ही रहने दिया जाता है। सारी ऊर्जा, सारी गति एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है। योग का संबंध एकाग्रता से, क्या कह रहे हैं? योग का संबंध एकाग्रता से। साधारण मन दिशाहीन अनियंत्रित विचारणा से संबंधित है, और वैज्ञानिक मन दिशाबद्ध विचारणा से। योगी का चित्त अपने चिंतन को एक बिंदु पर केंद्रित रखता है, वह उसे गति नहीं करने देता है। और फिर है ध्यान। सुनना ध्यान से, अब क्या कह रहे हैं लास्ट में, और फिर है ध्यान। साधारण विचारणा में मन कहीं भी जा सकता है, मेंढक की तरह इधर से उधर उछल सकता है। मनन में उसे एक दिशा में गति करने की इजाज़त है, कि जब आप मनन कर रहे हैं किसी विषय पे तो उसको एक ही दिशा में गति करने की इजाज़त है, दूसरी सब दिशाएं वर्जित हैं। एकाग्रता में मन को किसी भी दिशा में गति करने की इजाज़त नहीं है, उसे सिर्फ एक बिंदु पर एकाग्र होने की छूट है। और ध्यान में मन है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? और ध्यान में मन है ही नहीं। ध्यान अमन की दशा है। ये चार अवस्थाएं, साधारण विचारणा, मनन, एकाग्रता और ध्यान। ध्यान का अर्थ है अमनी दशा, जहां मन नहीं है, उसमें एकाग्रता के लिए भी गुंजाइश नहीं है, मन के होने की ही गुंजाइश नहीं है। यही कारण है कि ध्यान को मन से नहीं समझा जा सकता। कितनी गहरी बात है, कितना तरीके से ओशो समझा रहे हैं। यही कारण है कि ध्यान को मन से नहीं समझा जा सकता। एकाग्रता तक तो मन की पहुंच है, लेकिन ध्यान मन की पकड़ से बाहर है। मन एकाग्रता को समझ सकता है, लेकिन मन ध्यान को नहीं समझ सकता। वहाँ मन की पहुंच बिल्कुल नहीं है। एकाग्रता में मन को एक बिंदु पर रहने दिया जाता है, ध्यान में वह बिंदु भी हटा लिया जाता है। साधारण विचारणा में सभी दिशाएं खुली रहती है, एकाग्रता में दिशा नहीं है, एक बिंदु भर खुला हुआ है। और ध्यान के अंदर तो वह बिंदु भी विसर्जित हो गया है, वह भी नहीं खुला हुआ है, वहाँ मन के होने की सुविधा नहीं है। मित्रों, अब ये जो आखिरी बात है, इसको कह के इस प्रश्न का उत्तर वो पूरा करते हैं। साधारण विचारणा मन की साधारण दशा है, ध्यान उसकी उच्चतम संभावना है। निम्नतम है सामान्य विचारणा, एसोसिएशन, और उच्चतम शिखर है ध्यान, अमनी दशा। तो यही फर्क है मनन में, एकाग्रता में और ध्यान में। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर ओशो ने कितनी गहराई से दिया है, कितनी गहराई से, क्योंकि उनका एक एक शब्द भीतर की समाधि से निकला है, ठीक है ना, वो खोपड़ी से नहीं बोलते हैं। मित्रों, ऐसे सिद्ध सद्गुरु कभी भी ऊपर से नहीं बोलते, भीतर से आता है उनके। इसलिए इस तरह जब भी उनसे कोई प्रश्न करता है तो उसके उत्तर इतने गहरे होते हैं, जिससे सामने वाला अगर समझदार है, उसमें थोड़ा सा भी विवेक है, तो वो संतुष्ट हो ही जाएगा। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है और जिसकी बुद्धि में बहुत सारा कचरा और बहुत सारी धारणाएं पहले से इकट्ठी है, और जो खाली ऐसे दिमागी खुजली के तौर पे पूछ रहा है, तो वो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, तो मित्रों ये था आज विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर एक शिष्य का ओशो से प्रश्न कि मनन, एकाग्रता और ध्यान में क्या फ़र्क है।
तो कैसा लगा आपको? अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर कीजिएगा। आपको ये विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज़ कैसी लग रही है? आप भी विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में सर्च कीजिए। जो प्रयोग भगवान शिव ने बताए हैं उसमें से जो प्रयोग आपको अच्छा लगे उसको ईमानदारी से 3 महीने प्रयोग कीजिए, आपको बिल्कुल परिणाम मिलेंगे। क्योंकि तंत्र किसी धर्म की चिंता नहीं करता, जाति की चिंता नहीं करता। आप किस परिस्थिति में हो, आप किस जाति के हो, आपका क्या रंग है, आप स्त्री हो पुरुष हो, किसी बात की तंत्र चिंता नहीं करता है। क्या लिखा हुआ देखो पीछे, तांत्रिक शुद्धि के लिए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं ही मंदिर हो, तुम ही प्रयोगशाला हो, तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है। इसलिए तंत्र जो है वो सिर्फ विधि की चिंता करता है। सत्य को कैसे उपलब्ध हुआ जाए उसकी विधि के बारे में बात करता है। सत्य क्या है इसकी चिंता नहीं करता वो कहता है विधि को प्रयोग करो, तुम सत्य तक पहुंच जाओगे। ठीक है मित्रों, तो जय जय शिव शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप सबके भीतर बैठी परम शक्ति को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय जय शिव शंभू।